नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं फिर बात करने वाला हूँ बिहार यस स्टेट के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था उसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा पुस्तक लिखी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? तो सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो रूसो की है। सामाजिक संविदा पुस्तक किसने लिखी है? तो रूसो ने लिखी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिटलर जो है वो नाजीवाद का प्रवर्तक था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। त्रिगुट समझौते में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिगुट समझौते में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 सूत्री योजना जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद वुडरो विल्सन ने पेश की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक ऐसा देश था जो विश्व शक्ति बनकर उभरा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सरहुल किनका पर्व है? तो यानी कि सरहुल नृत्य जो है वो एक मुंडा जनजातियों का पर्व है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंडा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? वाणिज्यिक अनाज व्यावसायिक खेती है, मिश्रित व्यावसायिक खेती है, कार्बनिक नहीं है, वृक्षारोपण व्यावसायिक खेती है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बनिक जो है वो व्यावसायिक खेती नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से मोटे अनाज हैं? ज्वार, रागी, बाजरा या ये सभी? तो मैं आपको बता दूं कि ज्वार, रागी और बाजरा जो है ये तीनों के तीनों क्या हैं? मोटे अनाजों में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन से बाजरा हैं? यानी कि ज्वार, रागी, मक्का या ज्वार रागी दोनों? तो ज्वार और रागी दोनों क्या हैं? बाजरा हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। खरबूजा किस मौसम में होता है? रबी के मौसम में होता है, खरीफ के मौसम में होता है, जायद के मौसम में होता है या सभी तीन मौसम में होता है? तो यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खरबूजा जो है वो जायद मौसम का फसल है। रबी मौसम का फसल जो है वो ठंडी में होती है और खरीफ मौसम की जो फसल है वो बरसात में होती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा गर्मी में होती है वो जायद मौसमी फसलें होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मूंगफली का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश, और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो गुजरात। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती हैं, सही है। दलहन फलीदार फसलें हैं, ये भी सही है। वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं, ये भी सही है। दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है, और यहाँ पे दिया है होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चांदी क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी के जैसा जो अंडा दिखता है उससे संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये इस अंग को जो है 1994 से संचालन इसका निलंबित कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी
सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? शरणार्थियों के लिए आयोग, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड या दास्ता आयोग। तो अफीम बोर्ड जो है वो यूएनओ का एक संगठन नहीं था, यानी कि इसका जो सी उत्तर होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया जो है वो राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के घटना के विरोध में अपना सर नाइट की उपाधि जो है वो वापस कर दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो क्या थे, उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी और उन्होंने वो उपाधि वापस कर दी थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष CR दास थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और इसके संस्थापक एवो ह्यूम थे और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बैनर्जी थी और इसका जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है वो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना में गोलघर का निर्माण जो है वो 1786 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो पेरिस शांति समझौता जो है वो 1919 में हुआ था, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलेक्जेंड्रिया जो है वो भूमध्य सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में प्रेस का जनक हम जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन, जापान और कोरिया में मुद्रण की तकनीकी जो है प्रिंटिंग जो है सबसे पहले आई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी नदी का उस उद्गम स्थल जो है वो बिहार में है, सॉरी वो नेपाल में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू गार्डविन की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत की जो सबसे ऊंची शिखर चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर और जो सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट उसकी 8848 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में स्थित जो लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है वो एक टाइप की क्रेटर झील है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यानी कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौसिन राम जो है एक ऐसा प्लेस है भारत का मेघालय में जहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1992 से जो है सरकार द्वारा पादप उद्यानों को और वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? तो जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या जो है वो उच्च जन्म दर का परिणाम है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? जन्म दर जनसंख्या वृद्धि का घटक है, प्रवास जनसंख्या वृद्धि का घटक है, लिंगानुपात ये भी जो है जनसंख्या वृद्धि का घटक है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। मृत्यु दर से क्या होगा? मृत्यु दर बढ़ जाएगी तो जनसंख्या की ह्रास होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में लगी हुई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24.3% भारत की ऐसी जनसंख्या है, ऐसे लोग हैं जो द्वितीयक सेक्टर में अपना काम कर रहे हैं। यानी कि अगले प्रश्न की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम जमुना के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट वो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भूटान की अर्थव्यवस्था जो है वो किस पे निर्भर करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूटान की अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यटन पे निर्भर करती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मापनी क्या है? तो मापनी एक तरह का जो है अनुपात है, यानी कि मापनी मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एटलस मानचित्र जो है वो बहुत छोटे वाले पैमाने पर बनाया जाता है, यानी कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और उसको बहुत छोटे रूप में दिखाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमिगत जल का 92% भाग ऐसा है जो आपका कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीनीकरण संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए स्पेस लेते हैं, यानी कि उनके गठन के लिए कितने वर्ष का समय लेते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खनिज और जीवाश्म जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, यानी कि गैर नवीनीकरण संसाधन हैं, और इनके गठन के लिए यानी कि इनको दोबारा से फॉर्म होने के लिए, बनने के लिए, रिसाइकल होने के लिए लाखों वर्षों का समय लगता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और किसके जमा में समृद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है वो खनिजों और कोयला में जमा सम में समृद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है, क्या है? तो 30% जो है वो आपका पर्वत है, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% क्या है? पर्वत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत स्थानीय साहूकार हैं, यानी कि स्थानीय साहूकार जो होते हैं वही ग्रामीण क्षेत्रों में लोन या सूद पे, ब्याज पे पैसे देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना % भाग जो है पानी से ढका हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3/4 भाग जो है पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडारण उपलब्ध है? तो हमारे वहाँ पे उपयोग के लिए जो है वो आपका 2.7% या फिर 2.5% स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है, यानी कि उत्तर सही हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक राज्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आसाम। आसाम जो है वो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है या फिर क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? सीसा धात्विक खनिज है, कॉपर धात्विक खनिज है, टिन जो है वो धात्विक खनिज है, लेकिन चूना पत्थर जो है अधात्विक खनिज है। चूना पत्थर में किसी भी मेटल को नहीं पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो केवल भारत में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। टैक्सोल का उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टैक्सोल का जो उपयोग है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे खनिज तेल का विशाल भंडार है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में आता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपानगर जो है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये और बार बार रिपीट होता है ये। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चूना पत्थर का उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा सीमेंट में होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र राज्य है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है आपका हाजीपुर में। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार का पटना जिला जो है या फिर जो राजधानी है, राजधानी वाला जिला है वो बिहार का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बागमती परियोजना जो है वो बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार का जो जल विद्युत निगम है उसका स्थापना 1982 में हुआ था, यानी 1982 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लेक वालेस किस देश के नेता थे? तो लेक वालेस जो है वो पोलैंड के नेता थे, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता के लिए, जनता की ओर और जनता के द्वारा चलने वाली शासन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकतंत्र में शासन जनता करती है, यानी कि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होता है वो जनता के बीच से ही चुना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बुनियादी नियमों का लिखित रूप है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारे वहाँ पे जो बुनियादी नियम है उसका जो लिखित रूप है वो किसमें है? संविधान में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो उनका एकल संक्रमणीय पद्धति से चुनाव होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में चुनाव चिन्ह जो है वो चुनाव आयोग जारी करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है वो 21 क के अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है, किसको होता है? तो चुनावी स्पर्धा से जो लाभ होता है वो जनमत निर्माण में होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता है? पागल या दिवालिया, वयस्क व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पागल या दिवालिया व्यक्ति जो होता है वो ना ही वोट देने का अधिकारी होता है और ना ही चुनाव लड़ने का अधिकारी होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं? तो इसमें जो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से जो भारत के चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम नहीं दिया हुआ, यानी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में भारत के चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट 47 हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, यानी कि 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले भारत में आपातकाल जो है 1962 में लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को इंग्लैंड में हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। और भारत में लोकसभा को या फिर पार्लियामेंट हाउस को का नाम जो है बदल के क्या कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो यानी कि इसमें से जो आपका अपनी संस्कृति का रक्षा का अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण जन्म है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो आपको मैं बता दूं कि भारत में जो है वो बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि बहुत सारे दल लोग यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? तो सत्ता में भागीदारी का जो सही लाभ है वो है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी आना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है वो उत्तराखंड राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, गलत। यहाँ धर्म की प्रधानता है, गलत। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, सही। यानी कि यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1977 वाले चुनाव में भारत में जो है वो गैर कांग्रेसी की सरकार बनी थी और पहली बार गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई बने थे प्राइम मिनिस्टर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त जो है वो है लोगों का लोकतंत्र में आस्था का होना, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है आपका नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय जो है वो सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। ये हमारा सेशन इसी अंतिम प्रश्न के साथ समाप्त होगा, यानी कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1917 का ऐसा टाइम था जिस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी।